हेलो एवरीवन। तो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक गुड न्यूज़ निकल के आ रही है एंड दैट इज़ कि वहाँ पर 32.6 टन ऑफ गोल्ड जिसकी कीमत बताई जा रही है 800 बिलियन डॉलर में, नहीं पाकिस्तान रुपए में, लेकिन वो भी पाकिस्तान के लिए काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। अब ये जो रिजर्व्स हैं वो कहाँ मिले हैं, कैसे मिले हैं, क्यों मिले हैं और इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। पॉजिटिव तो आपको समझ में आ रहा है, आपको गोल्ड मिल गया बस पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि हो सकता है इस गोल्ड की वजह से एक सिविल वॉर भी स्टार्ट हो सकती है पाकिस्तान में। वो कैसे, उसको डिस्कस करेंगे। बट पाकिस्तान के ये जो इंडस रिवर है, हमें पता है ये पाकिस्तान की नेशनल रिवर है, जैसे कि हमारी गंगा है, तो वैसे ही इंडस पाकिस्तान की नेशनल रिवर है और इसी के बैंक्स पे, इसी के किनारे यहाँ पर देखने को मिला ही है। अब कैसे यहाँ पर आया और वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, लेकिन इसका जो वेट है वो बताया जा रहा है कि 32.6 टन गोल्ड हो सकता है, जिसका की वर्थ 800 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज हो सकता है। फ्रॉम वेयर दिस गोल्ड हैज कम फ्रॉम, तो इट इज बिलीव्ड दैट द गोल्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नदर्न माउंटेनियस रीजन्स ऑफ पाकिस्तान, स्पेसिफिकली इन द हिमालयाज। अब हमें पता है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ये जो इंडियन प्लेट है ये यूरेशियन प्लेट से टकराई थी। यहाँ पर था टेथीस सी, टेथीस सागर। अब ये टेथीस सी था और ये टेथीस सी के जो सेडिमेंट्स है आज भी हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं, हिमालयाज में। अभी हिमालयाज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, जब इस इंडियन प्लेट का इस यूरेशियन प्लेट से कोलिजन हुआ मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले। जो भी यहाँ पर जो मिनरल्स थे वो ऑब्वियस से बात है वो भी राइज करेंगे और यहाँ से जो भी रिवर फ्लो करेगी वो इन पर्टिकुलर डिपॉजिट्स को, चाहे वो किसी भी चीज के डिपॉजिट हो, जो कि हमारे केस में यहाँ पर गोल्ड है, तो उसके डिपॉजिट्स को डाउन दी वैली लेके आएंगे। इसको मैं थोड़ा सा मैप में आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आया होगा। जैसे कि ये है आपका चाइना और ये है तिब्बत, ठीक है, जो कि आपकी चाइना के कंट्रोल में है। तो यहाँ पर कैलाश मानसरोवर पड़ता है, वहीं पे यहाँ पर पड़ता है कैलाश मानसरोवर के पास में बोकार्चू ग्लेशियर। 3 मेजर इंपॉर्टेंट रिवर्स निकलती हैं, एक तो इंडस, उसकी ट्रिब्यूटरी सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी सतलज, और यहाँ को चली जाती है ईस्टर्न साइड में ब्रह्मपुत्रा। तो ये बोकार्चू ग्लेशियर से निकलती है। कमेंट में बताइए कि ब्रह्मपुत्रा किस ग्लेशियर से निकलती है। और इसका हम तिब्बत में इसको सिंगी खंबान के नाम से जानते हैं, विच मीन्स लायंस माउथ। और ये यहाँ से ले से होते हुए यहाँ पे एंटर करती है। अटॉक यहाँ पर जगह पड़ती है। एक्चुअल में जैसे हमारा यहाँ पर पंजाब है तो ये इनका भी यहाँ पर पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, तो यहाँ पर जगह पड़ती है अटॉक। वहीं पे रिजर्व्स जो हैं पाकिस्तान का जो जियोलॉजिकल सर्वे उसको मिले हैं। तो यहाँ पर तो पूरा आपका हिमालयाज है, ठीक है, माउंटेनियस रीजन है। तो यहीं से आपकी जब डाउन दी वैली रिवर आती है तो यहाँ पर हमें पता है, ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि पहले तो अपना जो रिवर होती है यूथफुल स्टेज में इरोजनल फीचर को डोमिनेट करते हैं, जहाँ पर हमें घाटियां देखने को मिलती हैं, वे शेप्ड वैलीज, गॉर्जेस, कैनियंस, इस तरह के हमें इरोजनल फीचर्स देखने को मिलते हैं। देन उसी चीज को जो इरोड करके लाई रिवर उसको डाउन दी वैली डिपॉजिट भी करती है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये डिपॉजिट्स देखने को मिल रहे हैं गोल्ड के, ठीक है। और द प्रोसेस बिगैन मिलियन, ये तो हम देख चुके हैं। और ये प्लेसर के गोल्ड डिपॉजिट है। प्लेसर डिपॉजिट्स क्या होते हैं, तो आपने हो सकता है जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी हो अल्फ्रेड वेगनर की, तो वहां पर भी हम एक प्लेसर डिपॉजिट की चर्चा करते हैं, प्लेसर गोल्ड डिपॉजिट। तो एक्चुअल में जो भी मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया, जहां पर रिवर इन मिनरल्स को लेके आती है और वो मिनरल सैंड में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, जो हमारे केस में वो मिनरल गोल्ड है, तो उसी को हम प्लेसर डिपॉजिट बोलते हैं, जो गोल्ड के डिपॉजिट होते हैं। इसको ये तो रिवर लेके आएगी या तो ग्लेशियर लेके आएगी। जैसे ग्लेशियर भी मूव करते हैं, ठीक है, भले रिवर के रेट में मूव नहीं करते लेकिन बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं, लेकिन इनका भी मूवमेंट का जो इरोजन होता है और जो डिपोजिशन होता है वो भी बड़े लेवल पे होता है, छोटे लेवल पे नहीं होता है। आपने इरोजन और डिपोजिशन फीचर में पढ़ा होगा, जैसे सर्क है ना, सेरेटेड रिजेस, हॉर्न्स और वो यू शेप्ड वैली, हैंगिंग वैली, सब हम पढ़ते हैं उसमें। खैर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स हैं कि किस तरह से यहाँ पर पहले वेदरिंग होती है। वेदरिंग मतलब कि जो हमारे इरोजनल एजेंट्स होते हैं, जैसे हमारे केस में जैसे फॉर एग्जाम्पल रिवर है, तो रिवर क्या कर रही है, ये जो वेदरिंग की वजह से, नहीं एक तरह से आप बोल सकते हैं चट्टान यहाँ पे टूटी, उसको ये इरोजनल एजेंट जो इस केस में रिवर है उसको नीचे यहाँ पर लेके आ रहा है और यहाँ पर डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है। और ये गोल्ड की वेन्स हैं, वेन्स में पाया जाता है ये जो गोल्ड होता है। वेन्स मतलब जैसे कि ये पूरी की पूरी ऐसे कतार, मतलब एक काइंड ऑफ लाइन होती है, उसको हम वेन बोलते हैं, ठीक है। अ सॉल्वेशन और अ डिस्ट्रक्शन, तो भाई ये एक डिस्ट्रक्शन भी कैसे हो सकता है, वो तो देखो किस तरह से ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो सकता है वो तो भी हम डिस्कस करेंगे। और वो तो आपको समझ में आ भी रहा होगा प्राइमा फेसी कि इतना गोल्ड मिल गया, बेच के पैसा आएगा, पैसे से अपनी दिक्कतें पूरी करेंगे। बट हाउ कैन इट प्रूव टू बी अ डिस्ट्रक्शन फॉर द पाकिस्तान, वो देखते हैं, बिकॉज ये भी एक एंगल है इसमें। एंड दैट इज कि जैसे ही ये न्यूज़ आई तो लोकल रेजिडेंट्स तो और चौकन्ना हो गए, पहली बात, लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठा होने लगे। क्यों? सो दैट कि वहाँ से सोना निकाल के
यहाँ से सोने का जो है एक तरह से काइंड ऑफ इलीगल माइनिंग शुरू कर दें। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अभी के लिए सेक्शन 144 यहाँ पर इम्पोज कर दिया है लीगल मेजर्स लेते हुए कि सो दैट इलीगल माइनिंग ना हो सके। एंड इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन गोल्ड एक्सप्लोरेशन की किस तरह से गोल्ड का एक्सप्लोरेशन किया जाए, अब यहाँ पर पाकिस्तान की सरकार लाइसेंस बांटने में लग गई है, क्योंकि लाइसेंस से पैसा मिलेगा। ठीक है ना। द बिगेस्ट चैलेंज हियर इज द प्रेजेंस ऑफ टीटीपी विच इज तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और तालिबान ने अभी हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान पे अटैक किया। ठीक है, अब सिर्फ टीटीपी ही नहीं बल्कि इसके अलावा बलोच मिलिटेंट और यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनके बीच में एक सिविल वॉर हो सकता है। अब बलोच हमने देखा है कभी BLA दैट इज बलोच लिबरेशन आर्मी ने किस तरह पाकिस्तान के एनवॉय पर अटैक किया था, उनको मारा भी था काफी, आई थिंक तकरीबन 40+। वैसे तो पाकिस्तान एग्जैक्ट डेटा बताया नहीं, बट 40+ के अराउंड पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं उनकी डेथ यहाँ पर बताई गई है। तो इनके बीच में एक सिविल वॉर भी यहाँ पर शुरू हो सकता है उस पर्टिकुलर रीजन पर कब्जे के लिए, यानी कि एक काइंड ऑफ इसको हम गोल्ड रश बोलते हैं। व्हाट इज गोल्ड रश इफेक्ट, जहां पर हजारों की तादाद में जो लोग हैं उस पर्टिकुलर साइट में भागने लगते हैं जहां पर गोल्ड होता है। अगर आपको याद हो, बहुत पहले हमारे किसी एक बाबा को सपना आया था इंडिया में कि यहाँ पर गोल्ड डिपॉजिट है, तो हमारी बड़ी टीम को गवर्नमेंट ने लगा दिया था इस केस पर, जो बहुत ही माइन्यूट लेवल पर जो खुदाई हो रही थी उसको देखने के लिए भी काफी सारी भीड़ पहुंच गई थी। एनवायरमेंटल चैलेंजेस की अगर बात करें तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। क्यों? क्योंकि गोल्ड जो होता है, हमने केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि गोल्ड एक रिएक्टिव मेटल नहीं होता है, तभी उसके हम ज्वेलरी भी बनाते हैं। तो जब क्योंकि रिएक्टिव नहीं होता है तो उसको उसकी ओर से एक्सट्रैक्ट करना भी एक डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। अब ये ओर से एक्सट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ, तो एक्चुअल में कोई भी जो हमें मेटल होता है वो ओर के फॉर्म में मिलता है। ओर में एक तो मेटल होता है प्लस गैंग होता है। गैंग मतलब इम्प्योरिटीज होती हैं, तो इस इम्प्योरिटीज से हमें प्योर मेटल को निकालना होता है। अब उसके सक्सेसिव स्टेप्स होते हैं, लेकिन पहला स्टेप तो ये होता है कि आपको पहले तो इम्प्योरिटी से गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, रॉ गोल्ड को। अब रॉ गोल्ड को जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसके लिए साइनाइड लीचिंग, वैसे तो थायोसल्फेट को भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन साइनाइड थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेबल होता है क्योंकि कम कॉस्ट में हो जाता है। साइनाइड क्या करता है, इसको गोल्ड को अलग कर देता है गैंग से, और मरकरी का भी यूज यहाँ पर होता है। अब ये साइनाइड क्या होता है, बड़ा पॉइजनस होता है ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए। अब कंसिडरिंग कि इंडस इनकी सबसे प्राइमरी रिवर है, पाकिस्तान की नेशनल रिवर है, बहुत एग्रीकल्चर भी डिपेंडेंट है, तो अब यहाँ पर अगर साइनाइड लीचिंग होगी बैंक्स पे तो काफी दिक्कत कर सकता है। वो रिवर का जो पर्टिकुलर जो साइनाइड है वो मिक्स होकर एग्रीकल्चर में, वो हमें पता है कि एनवायरनमेंट में इस चीज़ को पढ़ते हैं कि वो फूड चेन में एंटर कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, डायरेक्टली अगर ह्यूमंस कंज्यूम नहीं भी करते हैं, लेकिन वो एनिमल्स के थ्रू फूड का जो चेन है उसमें जो है आ सकता है। विल पाकिस्तान बी एबल टू बेनिफिट फ्रॉम दिस गोल, दिस विल कुड हेल्प पाकिस्तान एलिविएट सम ऑफ द फाइनेंशियल चैलेंजेस, क्योंकि फाइनेंशियल चैलेंजेस तो बहुत है पाकिस्तान के, चाहे वो गिरती GDP हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे भुखमरी भी काफी सारे रीजन से फैल रही है। तो पाकिस्तान के लिए तो हर तरीके से ही यहाँ पर विन विन सिचुएशन है। लेकिन इफ इट कंसिडर्स दीज जो चैलेंजेस जो हमने डिस्कस की, एक तो सिविल वॉर वाला और एक जो एनवायरनमेंट वाला है। सिविल वॉर वाला तो इमीडिएट है, एनवायरनमेंट वाला तो काफ़ी टाइम बाद वो पता चलता है कि अच्छा ऐसा ऐसा भी हो रहा है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दूँ तो यहाँ पर डिक्लोफेनाक दवा है। अब डिक्लोफेनाक जो दवा है ये हमारे यहाँ जानवरों को दी जाती है। ठीक है, अब वो जो, ठीक है, उनके अच्छे के लिए, भले के लिए दी जाती है जानवरों के, लेकिन अब वो जब जानवर मर जाते हैं तो वल्चर्स में जैसे हमारे गिद्ध हो गए, वो उसको खाते हैं। ठीक है, अब जब गिद्ध खाते हैं तो उनके लिए वो बेकार होती है। तो गिद्ध अब की पॉपुलेशन एकदम से जब डिक्रीज हुई तब हमें पता चला कि डिक्लोफेनाक की वजह से हो रहा है, तो वो बाद में जाके पता चलता है। और यहाँ पर इकोनॉमी को बूस्ट दे सकता है, जॉब को दे सकता है, बिकॉज जैसे ने बताया अनएम्प्लॉयमेंट हाई रेट में है और फाइनेंशियल स्ट्रेन जो लोन है वो चुकता कर सकता है पाकिस्तान। और बाकी जैसे जयशंकर जी का स्टेटमेंट है कि टेररिज्म और करप्शन ये भाई जिस देश में है तो वो तो खोखला करता ही जाएगा, और ये पाकिस्तान में तो कोई डार्क कॉर्नर्स में नहीं बल्कि डे लाइट में होता है। अभी आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन इज दिस कि अभी वहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक क्या क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा था, ये ब्रह्मपुत्रा लाइक, तो वो आंसर करोगे। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मुझे पूछना चाहिए था लेकिन कोई नहीं, ब्यास रिवर है जो पाकिस्तान में फ्लो नहीं होती। एक्चुअल में जो पांचों रिवर्स हैं, इंडस, झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज, ये पांचों मिलके बनाती हैं इस पर्टिकुलर रीजन को बोलते हैं पंचनद। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पंचनद। और जो पंजाब है उसका नाम भी एक्चुअल में यहीं से ओरिजिनेट हुआ, पंचनद से, जो पांचों रिवर मिलके यानी इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो मिलके बनाती हैं। ठीक है, और ये मिलती कहाँ पर हैं, ये पांचों की पांचों अगर हम बात करें, ये मिठान कोट में मिलती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बाकी तो मैं ज़्यादा उस पर डीप पे नहीं जा रहा हूँ कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वेरीनाग से, ठीक है, बारालाचला पास से, रोहतांग पास से, और ये आपका राकस लेक से, फिर राक्षस ताल से ओरिजिनेट होती है, क्योंकि ज्योग्राफी का लेक्चर नहीं है। ठीक है, वो हम ज्योग्राफी में देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए ये है, दैट इज़ जो हम लोगों ने पढ़ा है, दैट इज़ कि इंडस वाटर ट्रीटी ये कब साइन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। चलो ये दूसरे का आंसर बता देता हूँ आपको, दैट इज़ जो इंडस, झेलम और चेनाब है, यानी कि ऊपर की तीन नदियाँ, ठीक है, इसका जो
80% वाटर है ये अब करेगा पाकिस्तान यूज़ और 20% करेगा उसका इंडिया, ठीक है। 80% पाकिस्तान, ये हमें पता है, इंडस, झेलम, चेनाब। और नीचे की जो 3 नदियाँ हैं, रावी, ब्यास और सतलज, इनका 80% वाटर जो है ये इंडिया यूज़ करेगा एंड 20% पाकिस्तान। ये जो आपकी रावी रिवर है, यहीं पे अभी आपको पता है शाहपुर कंडी बैरेज को भी बनाया गया था, शाहपुर कंडी बैरेज, है ना, इंडिया ने अभी इसमें बनाया था इस रिवर पे। तो पहले वाले क्वेश्चन का आपको आंसर करना है कि इसको कब साइन किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया से थे जवाहरलाल नेहरू, इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर, और पाकिस्तान से थे पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान। ऑलराइट, थैंक यू।